अंग्रेजन बहू की गरीब ससुराल में पहली रसोई। युवराज दफ्तर के बाद आथ्या, जो कि एक अंग्रेजन लड़की थी, उसके पास गुलाब के फूल लेकर मिलने जाता है और उसे देते हुए कहता है, आथिया, विल यू मैरी मी? आज के दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाओ, ये तो मेरे फेवरेट रोजेस हैं। यस यूवी, आई विल मैरी यू। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू आथिया। मैं गरीब हूँ, ये जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी कर रही हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स ओके यूवी, इतना तो चलता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो रह लूंगी, जैसा भी रहना पड़े। थैंक यू माई लव। ये कहकर युवराज उसके माथे को चूमता है, जिसके बाद दोनों एक साथ डिनर करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये बात युवराज अपने माता पिता कमला और अशोक को बता देता है, जिसके बाद वह शादी के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। आथ्या दुल्हन के जोड़े में गृह प्रवेश कर घर के अंदर आती है तो छोटे से घर को देखकर कहती है, युवराज, ये किसका घर है? Have we come somewhere else? अरे यूवी बेटा, ये बहू इंग्लिश में क्या चटर पटर बोल रही है? एक मिनट माँ। आथिया, ये हमारा घर है, योर इन लॉज हाउस। शी इज माई मॉम एंड दैट्स माई डैड। माँ, इसको ये ससुराल नहीं लग रहा है। अरे बेटा, बहू अभी अभी घर में आई है ना, लेकिन थोड़े दिन बाद इसे अपना ससुराल घर जैसा लगने लगेगा। ऐसा होता ही है शुरुआत में। हाँ आथिया, मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं युवराज, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये घर छोटा है। मुझे लगा तुम मिडिल क्लास हो, इतनी प्रॉब्लम तो होती है, रह लेंगे जैसे तैसे, बट ये तो बहुत ही पॉवर्टी वाला घर है। I mean, तुम इतने गरीब हो। आथिया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हें कहा तो था मैं गरीब हूँ। फिर तुमने ही कहा था कि युवराज, प्यार में इतना तो चलता है, एडजस्टमेंट होती है। देन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे साथ इस छोटे से घर में गरीबी में रहना एक सजा काटने जैसा लग रहा है। नहीं, वो बात नहीं है यूवी। खैर, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अपने रूम में जाना है। कहाँ है बताओ? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अभी। सामने से राइट। ये सुनकर आथिया अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ रूम की अजीब सी हालत देखकर कहती है, ये गरीब घर मेरा ससुराल है। आई कांट बिलीव, मैं कभी इस तरह की जिंदगी में नहीं रही हूँ। हाउ कैन आई मैनेज हियर? बाथरूम भी छोटा है, खाना कैसे पकाऊंगी? बड़ी मुश्किल से माइक्रोवेव छोड़कर गैस पर खाना बनाना सीखा था, लेकिन यहाँ तो चूल्हा है। जहाँ एक तरफ आथिया गरीबी में ससुराल में रहने का सोच रही थी, वहीं दूसरी ओर कमला कहती है, बेटा, बहू को क्या हुआ? वो इस तरह से उदासी से कमरे में क्यों चली गई? कोई बात है तो बता। नहीं माँ, कोई बात नहीं है। थोड़ा नया घर है ना, तो अजीब सा लग रहा है। मैं उससे बात करके आता हूँ। जा बेटा। तभी युवराज आथिया के पास जाकर कहता है, आथिया, क्या तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती? मैं तुम्हारा इस तरह से माँ के सामने से आ जाने का क्या मतलब समझूं? मैं अमीरी तरीकों से रहने वाली इस गरीबी में रहूंगी? आज तक किसी चीज की नौबत नहीं आई। मैं चूल्हे पर काम कैसे करूंगी? आथिया, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा यहाँ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये सब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मैं बहुत मेहनत करके एक नया घर ले लूंगा, जहाँ तुम अच्छे से रहोगी। तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा। 3 महीने के अंदर मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो लोन लेकर घर ले लूंगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बहुत हार्ड वर्कर हो, आई नो। एक दिन तुम ये सब अचीव कर लोगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अच्छे से तुम्हारी हिम्मत बनकर रहूंगी। मुझे यकीन है तुम अच्छे से कर लोगी सब। ये सुनकर युवराज उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद बादाम का ठंडा शरबत लेकर कमला दोनों के पास आकर कहती है, बच्चों, तुम ये पी लो, तुम दोनों सफर से थक गए होगे ना, इसे पियो और आराम करो। अंग्रेजन बहू, तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। वैसे बहू, तेरा नाम अकीरा था ना? नो नो माँ जी, इट्स आथ्या। अच्छा, आथ्या है। अच्छा, अब जाती हूँ मैं। ये कहकर कमला चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर आथ्या चूल्हा जलाने की कोशिश करती है तो हंसते हुए अशोक आकर कहता है, अरे बहू, ये ऐसे नहीं जलता, इसमें छोटी लकड़ी और उपले डालने पड़ेंगे। रुको, मैं जलाकर बताता हूँ। जी पापा जी, वो मेवा चाहिए था, हलवे में डालने के लिए रखा हुआ है क्या? नहीं बहू, वो नहीं है। बिना मेवे के हलवा कैसे बनाऊंगी अब? कोई बात नहीं बहू, तुम बिना मेवे के ही बना दो, वो बहुत महंगा आता है। जी माँ जी। ये कहते ही वो चूल्हे पर खाना बनाती है। बनाते बनाते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि चूल्हे का धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था।
इसके बाद युवराज आकर प्यार से उसकी मदद करता है, आंखों पर फूंक मारता है। उन दोनों का प्यार देख कमला दूर से बलाएं लेती है, मेरे बहू बेटों को नजर ना लगे। कुछ देर बाद अंग्रेजन बहू अपने हाथ की पहली रसोई का खाना अपने सास ससुर को खिलाती है, तो उसे खाकर वो कहते हैं, मेरी बहू तूने तो खाना बहुत बढ़िया बनाया है, आहा क्या पूड़ियाँ हैं। अरे मुझे तो कचौड़ी बहुत अच्छी लग रही है बहू, ज्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन ये हम दोनों की तरफ से तेरी पहली रसोई का शगुन। बस ये चेन ही है, वो भी मेरे पिताजी की दी हुई। माफ करना बहू, ज्यादा अच्छा शगुन भी नहीं दे पाए। अरे नहीं माँ जी, पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों तो एक ही हैं मेरे लिए, ये चैन भी काफी है मेरे लिए। इस तरह से अंग्रेजन बहू की ससुराल में पहली रसोई बेहतरीन रहती है। जहाँ गरीबी में बहुत रहने की कोशिश करती है, वो दिन गुजरते हैं। अचानक से युवराज को कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उसका प्रमोशन भी रह जाता है। वो बहुत परेशान होता है, घर में गरीबी आ जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ मैं अच्छे से रहने के सपने सजा रही थी, लेकिन युवराज की नौकरी ही चली गई। अब क्या होगा? माँ जी पापा जी खाना कैसे खाएंगे? कल रात को सब पानी पीकर सो गए थे, लेकिन अब तो मुझे भी भूख लग रही है और युवराज से कुछ कहा तो गलत हो जाएगा। उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाना चाहती। मैं अपनी मदर से पैसे मांगू क्या? तभी अशोक परेशान होकर बहू के पास आता है। बहू जल्दी आ, तेरी सासू माँ बेहोश हो गई है। ये सुनकर वो अपनी सास के पास जाकर उसे बिस्तर पर लिटाती है, फिर हाथ पैर रब करती है, मुंह पर पानी डालती है, जिससे वो होश में आती है। अम्मा जी अब ठीक तो है ना? मैं जानती हूँ भूख के कारण आपकी ये हालत हुई है, मैं आप सबको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मुझे पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना होगा। अरे याद आया, मेरी एफडी थी, युवराज और मैंने जॉब करते वक्त जमा की थी, आज उसी को ही लाना होगा मुझे। पापा जी आप माँ जी का ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो बैंक से जाकर एफडी तुड़वा लेती है, जिसके बाद वो उन पैसों से ढेर सारा राशन और किचन का सामान ले आती है और अपने घर में सास ससुर को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। थका हारा युवराज जब वापस लौटता है तो स्वादिष्ट खाने को देखकर कहता है, ये क्या, इतना अच्छा खाना देखे हुए 2 महीने बीत गए हैं, ये कहाँ से आया? युवराज माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने हमारी एफडी के पैसे निकाल कर यहाँ आ गई। भूखे रहने से तो अच्छा है कि हम खाना खा लें। वो हमने जरूरत के समय के लिए पैसे जोड़े थे और इससे ज्यादा जरूरी समय और कोई नहीं है। माँ जी को दवाई लाकर खिला दी है मैंने, आओ तुम खाना खाओ। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई परेशानी नहीं है अथिया। अरे आजा बेटा, बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जी पापा। ये कहकर युवराज अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से खाना खाता है और रोज अंग्रेजन बहू शाही पनीर, बटर पनीर, चिकन बिरयानी, चिल्ली पोटैटो, अलग अलग व्यंजन बनाती। एक दिन पैसा बर्बाद करते हुए उसकी सास कहती है, बहू रोज रोज पैसा बहाने से अच्छा है कि युवराज कोई काम खोल ले। इसका दफ्तर जाना तो बंद हो गया है, कहीं काम भी नहीं मिल रहा, किसी छोटे काम से शुरुआत कर लेते हैं। माँ जी आपको तो मेरे हाथ का नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं उसका ही काम कोई छोटा सा खोल लूं, युवराज मेरी मदद कर दिया करेंगे। हाँ ये अच्छा तरीका है। इस तरह दोनों पति पत्नी शिद्दत के साथ उन पैसों का सही उपयोग करके नॉन वेजिटेरियन खाने की दुकान खोलते हैं, जो धीरे धीरे चल पड़ती है और उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ सालों में बेहतर हो जाती है, जिससे उनके पास अपना घर और एक गाड़ी होती है। सुरेखा ने अपने बेटे युवराज की शादी प्रिया नाम की काली लड़की से करा दी, सिर्फ इसलिए कि वह एक कामकाजी सुशील लड़की है। गृह प्रवेश के बाद बेटा अपनी माँ से उखड़ कर कहता है, माँ आपने ये सोच भी कैसे लिया कि इस काली लड़की को मैं अपनी जिंदगी भर पत्नी बनाकर रखूंगा? अरे समाज में क्या, मेरी तो ऑफिस में ही कोई इज्जत नहीं होगी, ये कहीं से साथ ले जाने लायक नहीं है। मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे बोलेंगे, देखो गोरे की काली बहू। बेटा ये सब थोड़े दिन की बात है, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने किसके साथ ब्याह रचाया। अगर तू अपनी पत्नी के साथ जीवन में खुश रहेगा तो ये देखकर लोग भी खुश होंगे, कोई तुझे ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। माँ आप मेरे दिल का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। ये मेरी पत्नी बनने लायक भी नहीं है। शादी करवाने से पहले आपको मेरी मर्जी, मेरी पसंद जानना बहुत जरूरी था, जो आपने जरूरी नहीं समझा। ये सुनकर प्रिया रोने लगती है। उसके आंसू देखकर सुरेखा कहती है, बस बेटा बहुत हो गया, ये कोई लड़की नहीं बल्कि तेरी पत्नी है प्रिया। मैं नहीं जानती कुछ भी, तुझे इसे इसका हक देना होगा। यही मेरी बहू है, चाहे काली सही। युवराज आप मुझे एक मौका तो दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहता। ये कहकर युवराज गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। वह रोती हुई बहू को सुरेखा चुप कराकर कहती है,
माँ जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? युवराज मुझे सिर्फ मेरे कालेपन की वजह से ही पसंद नहीं कर रहे हैं ना। बहू, तू उसकी बातों का बुरा मत मान। जब वह तेरे दिल को समझने लगेगा तो खुद ही प्यार से बातें करेगा। और खुद पर भरोसा रख। तेरे जैसे लोगों की जिंदगी क्या यूं ही खत्म हो जाती है? नहीं ना। भले ही सूरत काली हो, लेकिन इंसान का दिल अच्छा हो तो आसपास के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी माँ हैं। ये कहकर प्रिया सुरेखा के गले लग जाती है। अगले दिन वह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। खाने से लेकर घर का सारा काम फटाफट कर लेती है, जिससे सास को उस पर गर्व महसूस होता है और उसके हाथ का बना खाना खाकर प्रिया को पहली रसोई का शगुन देती है। वहीं युवराज अपनी शर्ट ढूंढ रहा था तो प्रिया आयरन करते हुए कहती है, अजी आप 2 मिनट रुकिए, बस आपकी शर्ट आयरन हो गई है, मैं लाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट को हाथ लगाने की? मैं अपना काम खुद कर लूंगा। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। युवराज, मुझसे आपको बात नहीं करनी तो मत कीजिए, कम से कम मुझे आपके काम तो करने दीजिए। प्रिया, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं, जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। दूर रहो, मतलब दूर रहो। युवराज का प्रिया से दूर दूर रहना प्रिया के दिल पर हर वक्त ठेस पहुंचा रहा था। वह घर के कामों में तो बिजी हो जाती है, लेकिन शाम को वो युवराज के आने के बाद उससे बैठकर बातें करना चाहती थी। वह लम्हे जीना चाहती थी जो एक पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त गुजरता है। फिर एक दिन युवराज फ्रस्ट्रेट होकर अपनी दोस्त दिग्विजय से कहता है, दिग्विजय यार, कुछ बता। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मुझे उस काली पत्नी के साथ नहीं रहना। कुछ कर मेरे भाई। युवराज, मैं तेरी हालत समझ रहा हूँ कि तुझे अपनी काली पत्नी नहीं पसंद, लेकिन देखा जाए तो उसने तेरे घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया है और तू अभी भी उन्हें मौका नहीं दे पा रहा है। तो फिर तू क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला ले? मैं तो कहता हूँ खूबसूरत नौकरानी को घर में ले आ और उसके साथ कुछ भी कर, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ अरे तू पागल है क्या? इतना थर्ड क्लास आइडिया। मतलब मैं अपने घर वालों के सामने एक नौकरानी से इश्क लड़ाऊंगा? कोई सेंस है तेरी इस बातों में? मैं तो उससे सोल्यूशन मांगने आया था, अपनी बुरी किस्मत पर हंसवाने नहीं। चलता हूँ। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर काली बहू रसोई में स्टूल से चढ़कर मसालों का डिब्बा उतार रही थी कि स्टूल हिलने से धड़ाम से गिर पड़ती है, जिसमें उसका सीधा हाथ टूट जाता है। सास सुरेखा उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके हाथ पर प्लास्टर कर देता है और ख्याल रखने की हिदायत देता है। जब सास उसे घर ले आती है तो उसे दवाई देते हुए कहती है, बहू, मैं जानती हूँ ये हादसा युवराज के बारे में सोचते हुए ही हुआ होगा। तू चिंता मत कर, वो तुझे एक दिन अपना लेगा। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, मैं आज एक नौकरानी बुला लूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम कर लूंगी। चुप कर, सुना नहीं तूने? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। यहाँ बैठ, मैं आती हूँ। ये कहकर सुरेखा अपनी पड़ोसन प्राची के पास जाकर उसकी नौकरानी को अपने घर पर काम करने के लिए कहती है। अगले दिन से प्राची की नौकरानी सिमरन उसके यहाँ आकर काम करने लगती है। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। शाम को सिमरन कांच का खाली ग्लास लेकर आ रही थी कि ऑफिस से लौटकर युवराज की टक्कर उससे हो जाती है। वो उसे संभाल लेता है। उसे देखकर युवराज कहता है, अरे इतनी सुंदर सी लड़की कौन है? आप कौन? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कांच का ग्लास कैसे टूटा? साफ करो इसे। जी मालकिन। अरे आप आ गए? साहब को पानी ला कर दो। युवराज, मुझे चोट लग गई है, इसीलिए ये कुछ दिन तक यहीं काम करेगी। अच्छा, अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। नौकरानी भी अगर सुंदर मिल जाए तो सौतन बनाने में क्या हर्ज है। इसी के साथ यहीं गुलछर्रे उड़ा लूंगा। तभी सिमरन उसे पानी का ग्लास देती है। युवराज को उसका हाथ स्पर्श करने का बहाना मिल जाता है। फिर युवराज सिमरन को रसोई में खाना बनाते देख या कपड़े धोते हुए ताड़ रहा था। एक दिन सिमरन खाना बना रही थी। आसपास कोई ना होने पर युवराज उसे अपनी बाहों में जकड़ कर कहता है, सिमरन, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी नजर तुमसे हटती नहीं है। मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम कुछ कहती भी नहीं हो, जैसे अभी चुप हो। इसे मैं क्या समझूं? यही कि मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, भले ही आप शादीशुदा क्यों ना हो। तो मेरे पास तुम्हें आना चाहिए था ना। आज शाम को मैं तुम्हें बाजार लेकर चलूंगा। बहाना लगा देना तुम। जी युवराज जी। दोनों बात कर रहे थे, इतने में वहाँ काली बहू आकर कहती है, अरे युवराज, तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे कह देते। और तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? तुम्हें कहता तो तुम उस काम को कर नहीं पाती, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिमरन से कह दिया।
और कुछ दिनों के लिए मैं घर से काम करूंगा। देख रही हूँ कुछ दिनों से युवराज इस नौकरानी के आसपास ही मंडराते रहते हैं और अब घर पर रहेंगे। ठीक है। इतना कहकर युवराज और प्रिया वहां से चले जाते हैं। शाम को बहाना बनाकर नौकरानी युवराज के साथ बाहर बाजार में आइसक्रीम खाती है और उसके साथ हंस हंस कर घर लौटती है। ये देख सुरेखा कहती है, क्या बात है, तू मेरे बेटे के साथ इतना हंस क्यों रही है? तू बाजार गई थी तो युवराज तू इसके साथ क्यों आया? माँ, मैं काम से थोड़ा बाहर गया था, मैंने देखा ये बाजार जा रही है तो साथ में चला गया। तुझे इसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है और तू खड़ी क्या है, जाकर काम कर अपना। तभी सिमरन सुरेखा की बात सुनकर काम करने चली जाती है। अगले दिन जब वह पोछा लगाती है तो युवराज सिमरन के गालों पर आटा लगा हुआ देखता है। उसके चेहरे को साफ करने के लिए वह उसके बहुत करीब चला जाता है। ये होता हुआ प्रिया अपनी आंखों से देखकर सिमरन के पास जाती है और उसे तेज का चांटा लगाती है। सिमरन, तू ही है जिसकी वजह से मेरा पति इतना दूर है मुझसे। और युवराज, तुम क्यों इसके आसपास इतना भटकते रहते हो? मैं जाऊंगा इसके पास, तुमसे मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिमरन को हाथ लगाने की? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हें शर्म आ रही है युवराज? मेरे होते हुए तुम इस नौकरानी से प्यार करोगे? हाँ, करता हूँ इस नौकरानी से प्यार, और अब ये तुम्हारी सौतन बनेगी तुम्हारी आंखों के सामने। युवराज सिंदूर निकालकर उसकी मांग में भरने वाला था। इतने में पुलिस आकर सिमरन को गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा, तो ये चोरनी यहाँ डाका डालना चाह रही थी अब? अरे ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं जो बोल रहा हूँ ये सच बोल रहा हूँ। ये लड़की बहुत बड़ी क्रिमिनल है, लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे लूटती है, उनका घर तोड़ती है। आपके घर में भी ये कुछ ऐसा ही करना चाहती थी, क्योंकि आपके सामने वाली पड़ोसन के घर पर कर नहीं पाई। चल बता सच अपना। हाँ, मैं यही करना चाहती थी। देखा, आप किस मक्कार लड़की के प्यार में पड़े थे। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ युवराज। उस दिन प्रिया को अपने पति का खोया प्यार मिल जाता है और सौतन बनने वाली नौकरानी को उसके किए की सजा मिल जाती है।